हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसे देखा था। साथ में वहाँ पर हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, उन सभी को भी डिस्कस किया था। आज की क्लास में सबसे पहले कल की क्लास से रिलेटेड एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसे क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कल की क्लास में स्टूडेंट्स के थ्रू हमसे ये पूछा गया, ये क्वेश्चन था कि सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम इसे लाइन सेगमेंट कह रहे हैं तो फिर ये एंगल कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल ए है या फिर डी है, सी है या फिर बी है, ये एंगल कैसे हो जाएगा। जबकि हमारे पास एंगल का डेफिनेशन क्या होता है कि जब भी कोई दो रेज हो, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर रही हो और उनका जो एंड पॉइंट है वो कॉमन हो। सच एज अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखते हो तो ये आपका क्या है, एक एंगल का फिगर है। ठीक है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है। ठीक, ये इतनी बातें हम लोगों को मालूम है। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आकर के कैसे सही माना जाएगा कि अगर हम रेस के फॉर्मेशन को ही, रेस के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, एंगल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई रे हमको दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग लाइन सेगमेंट एंड रे पर एक बार फिर से चलते हैं। ठीक है, आपको क्या बताया गया था कि ये आपका क्या है, ये आपका लाइन है जहां पर आप देख रहे हैं दोनों साइड में वो मूव कर सकता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसके मूवमेंट को ब्रेक कर देते हैं। इस लाइन के मूवमेंट को एक साइड से ब्रेक कर दिया। ठीक है, वो सिर्फ एक साइड में मूव कर रहा है तो वो क्या बन जाता है, रे बन जाता है। ठीक है, ये हमारा लाइन था। अब एक साइड में केवल मूव कर रहा है तो लाइन रे बन गया। अब दोनों साइड से अगर मूव करना बंद हो गया, इसका जो लेंथ है वो स्पेसिफिक कर दिया गया, तो वो क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है, जिसके दो डेफिनेट एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा सा हम और समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखो क्या किया जाता है। अगर हम लाइन को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो भैया देखते क्या है, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ही तो है ना, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि दोनों साइड्स में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर थोड़ा सा और नीचे आकर के समझें तो देखो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, लाइन बन जा रहा है। ठीक, ऐसे में अगर रे के केस में हम देखेंगे तो रे भी क्या है, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। ये सभी क्या है, कई सारे पॉइंट्स के कलेक्शन है जो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये जो रे है इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, तो मतलब यहां पर तो एक स्पेसिफिक डेफिनेट एंड पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारा ए है। ठीक, अब इनमें से कहीं पर कोई दूसरा पॉइंट भी तो लाई कर सकता है ना, बात समझ रहे हैं, कोई दूसरा पॉइंट भी लाई कर सकता है। जैसे यहाँ पर पी हो सकता है, यहाँ पर क्यू हो सकता है, यहाँ डी हो सकता है, यहाँ एस हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिएगा जरा, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो एडी है, ये जिसे हम लाइन सेगमेंट कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं अगर हम इसे प्रोड्यूस करें आगे तक, आप इसे अगर इस तरीके से आगे तक प्रोड्यूस करते हैं, करते जाइए, ठीक है, तो ये एक रे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पर देखो, इस एबी को भी प्रोड्यूस करते हैं अगर हम इस तरफ, तो ये क्या है, एक रे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे इस चीज को तो एक रे है आपका क्या, ये ऊपर वाला ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा रे हमारा कहां पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो ये दोनों जो रेज हैं इनका जो कॉमन पॉइंट है, जो एंड पॉइंट, वो कहां पर है, वो यहीं पर तो है ना, तो हम इसे एंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सी पॉइंट पर देखिए, तो आप अगर इसे इस तरीके से आगे मूव करिए, ठीक है, आगे प्रोड्यूस करिए, आप इसके बाद फिर नेक्स्ट इस डीए को भी अगर आप इस तरीके से प्रोड्यूस करते हो नीचे के डायरेक्शन में, तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये एक एंगल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहां से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप प्रोड्यूस करोगे, इसके साथ साथ
जब आपने यहां से प्रोड्यूस किया और ये नीचे जा रहा है तो ये भी आपका एक एंगल बन सकता है। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, यहां पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आप डेफिनेटली यहां पर ये समझ जाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ में क्या है, दो रेज हैं। ठीक है, दो रेज हैं जिनका जो एक एंड पॉइंट है वो कॉमन है। इस वजह से हम यहां पर इसे क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं। ठीक है, अब एंगल का जो डेफिनेशन है रे को तो कहते हैं ना। ठीक है, अब रेस में ही हमने आपको यहाँ पर ये बताया कि कई सारे पॉइंट्स हैं, तो हम इसी रे का एक पोर्शन ही तो ले रहे हैं। तो हम हमारे पास ये पूरा रे था, उस रे का एक पोर्शन था, यहाँ पर एक रे है उसका एक पोर्शन है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन या एक पूरा रे ना लेकर के हमने उसका छोटा सा पोर्शन लिया जिसको हम लाइन सेगमेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसे आपको याद रखना है, इस वजह से हम यहाँ पर इसको एंगल कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर बेशक आप पूछिए, उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। ठीक है, अब आगे के स्लाइड में आपको ये बताया जाएगा जो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या कौन कौन से हैं। ठीक है, और उन क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं। ठीक, चलो ओके, सो नाउ दिस स्लाइड कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ quadrilaterals. Okay, as you all know, the main types of quadrilaterals are named by square, rectangle, trapezium, parallelogram, rhombus and the kite. ठीक है, तो वही सारे हमारे यहाँ पर जो जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप हैं वो यहाँ पर नोट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है एंड द लास्ट वन इज काइट। ठीक है, इन सारे क्वाड्रिलेटरल्स को आप शेप्स के थ्रू भी इन्हें आप देख सकते हैं और तुरंत इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये रिटन फॉर्म में ना हो कि कोई एक शेप दिया गया हो, वो आपका स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या फिर कौन सा शेप है, तो आप उसके शेप को देख करके भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, देखने पर ही आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये हमारा क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, द नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम हो सकता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं रोम्बस हो सकता है। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम है या फिर ट्रेपेजियम हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रापेजॉइड कहते हैं इसको। साथ में लास्ट हमारा काइट। काइट का मतलब तो आप जानते हैं ना, पतंग आपने देखा होगा। वैसे भी मकर संक्रांति आने वाली है जिसमें आप लोग मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उन्हें तो पतंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर पतंग के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो शायद आपको नहीं पता है, और साथ में जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो कि हमें इस चैप्टर में हर क्वेश्चंस में, डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज करनी होंगी। ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले इन सारे क्वाड्रिलेटरल्स के जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं वन बाय वन उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ओवरऑल जो हमने अभी तक जाना है, ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा है उसे एक बार समझ लेते हैं। ठीक, क्लास 8 तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वहीं इसी क्लास में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसी तरीके से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर चारों साइड इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल का तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से रेक्टेंगल के केस में हम क्या पढ़ते हैं, रेक्टेंगल के केस में हम क्या देखते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स है वो हमारे पैरेलल हो जाते हैं। अब पैरेलल क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में फर्स्ट टर्म में आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर तो रोम्बस है। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपके चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं और दो अपोजिट जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, अपोजिट जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में जो नॉन एडजेसेंट साइड्स होते हैं, ठीक है, जो टू अपोजिट साइड्स होती है, जो नॉन एडजेसेंट साइड्स हैं वो हमारे क्या है, दो तो साइड्स पैरेलल होते हैं, दो नॉन एडजेसेंट साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है, काइट में आप देखोगे तो जो दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो आपके इक्वल हो सकते हैं, और जो दो नॉन एडजेसेंट साइड जो होती है वो आपकी अनइक्वल होती है। इसी तरीके से एंगल्स का भी आपका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, डायगोनल्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो उन सारी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से,
फिर इसके बाद एक एक करके सारे कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आप इन सारी चीजों को अपने कॉपी पर ठीक इसी तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। फिगर्स को ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि आपको समझने में और भी आसानी हो। ओके, so coming to the properties of quadrilateral, our first one is square. Okay, so starting from the square, here is the figure ABCD, which represents a square figure in which all the opposite sides are parallel. ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर फिगर है तो उस स्क्वायर फिगर में क्या होता है कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं या फिर जो ऐसे साइड्स जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल के लिए आपको बताया गया था कि ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का जो एल्टीट्यूड है या फिर जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस हाइट है, हाइट का जो डिफरेंस है या फिर जो डिस्टेंस है, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइन। ठीक, अगर आपको यहाँ पर और अच्छे से समझना है तो जरा देखिए, हम AD और CD की बात करते हैं। इस AB और CD में क्या हो रहा है, AD और CD में इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन है, कहीं पर कम या फिर ज्यादा नहीं है। ठीक, तो ऐसे में कोई भी दो लाइन जहां पर हम उनके बीच की जो दूरी होती है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक, इसके साथ साथ आप जो दूसरी प्रॉपर्टी याद करने वाली है, हमेशा समझने वाली है, वो होती है कि स्क्वायर में सभी जो साइड्स होते हैं, ऑल द फोर साइड्स, ये चार के चारों साइड्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चारों बराबर होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो तीसरी प्रॉपर्टी याद करेंगे, यहां पर है कि जितने भी एंगल्स होते हैं इस स्क्वायर में, बेसिकली हमारे पास चार एंगल्स हैं, तो चारों जो एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर से रिलेटेड या फिर अदर जो फिगर्स हैं उनसे रिलेटेड जो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है वो हम लोग थ्योरम्स के थ्रू देखेंगे, उसे समझेंगे। अभी हम लोग बेसिक से जो प्रॉपर्टीज है उनको ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के केस में पहला क्या था, अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होते हैं, सारे साइड्स हमारे इक्वल होते हैं और जो अपोजिट हमारे सारे एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल्स के केस में। रेक्टेंगल्स के केस में हमें मालूम है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स मींस AD एंड BC, ये दोनों साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो AB और BC भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, AD और AB भी, AB एंड BC भी हमारा बराबर होगा। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर देखो चार एंगल्स बन रहे हैं, एंगल A, B, C एंड D, ये चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और चारों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली चीज है। ठीक, इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर एक चीज हम मिस कर रहे हैं, स्क्वायर के केस में भी आप जो जनरल फॉर्मूले हैं इसके पेरीमीटर एंड एरियाज से रिलेटेड, तो वो भी आप अपने माइंड में याद करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए। ठीक है, तो स्क्वायर के केस में आपको पता है कि एरिया होता है इट इज गिवन बाय a स्क्वायर या फिर साइड इनटू साइड एंड पेरीमीटर इज गिवन बाय 4 इनटू साइड। नेक्स्ट रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर दिया जाता है 2 इनटू l प्लस b से एंड एरिया इज गिवन बाय l इनटू b से। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है जिससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने होंगे और हमारे चैप्टर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का जो जनरल यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, जो जनरल प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे पहला है अपोजिट साइड हमारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल। एंड द नेक्स्ट वन इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखो यहाँ पर जो AB है, ये जो AD है ये हमारा BC के पैरेलल होगा और साथ में इक्वल भी होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड ऑल्सो AD इज इक्वल्स टू BC। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज AB। AB इज पैरेलल टू BC। ठीक है,
AB हमारा क्या होता है, AB is parallel to DC and also AB is equals to DC। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ये इतनी चीजें आज की क्लास में आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारे जो फिगर्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन एक थ्योरम्स को प्रूव करना और साथ में उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व किए जाएंगे वो भी आपको इसी क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेशक पूछिए।